आज मैं जातक कथा की दूसरी कहानी लेकर आया जिसका नाम है तंडुल नालिका का मूल्य। जैसा कि आपको विदित है कि जातक कथाएं भगवान बुद्ध के रचनाओं का संग्रह है। मतलब कि भगवान बुद्ध ने पूर्ण जन्म में जो लीलाएं की है, जो हमें उपदेश दिए हैं, उसका यह एक संग्रह है। जातक कथाएं को किसने लिखा यह कोई नहीं जानता। यह कालातीत है। यह भगवान के पूर्व जन्मों में जो उन्होंने बोधिसत्व का रूप धारण किया था, उसी के बारे में कहानियों के रूप में हमारे बीच में लाया गया है। जातक कथाएं एक महान ग्रंथ है जिसकी शिक्षा जो है सभी को जरूर होनी चाहिए। तो आइए आते हैं दूसरी कहानी। पूर्व समय में काशी राष्ट्र में बनारस नाम का एक नगर था। वहाँ ब्रह्मदत्त राजा राज्य करते थे। उस समय बोधिसत्व चीज़ों का मूल्य निर्धारित करने वाले अर्धकारक के पद पर नियुक्त थे। उनका काम था कि हर चीज़ का मूल्य निर्धारित हो, कोई ज़्यादा मूल्य नहीं ले। इसीलिए वह हाथी, घोड़े, मणि, सोना आदि का मूल्य निश्चित करके चीज़ के मालिक को चीज़ का उचित मूल्य दिलवाते थे। लेकिन वह राजा लोभी था। उसने सोचा, यदि यह अर्धकारक इस प्रकार मूल्य निश्चित करता रहा तो थोड़े ही समय में मेरे घर का सब धन नष्ट हो जाएगा। इसलिए किसी दूसरे आदमी को अर्धकारक बनाना चाहिए। राजा उस समय खिड़की खोलकर राजांगन में झांक रहा था। उसने एक मूर्ख, गंवार और लोभी आदमी को उधर से जाते देखा। मन में सोचने लगा, यह आदमी दाम लगाने का काम कर सकेगा। उसे बुलवाकर पूछा, अरे क्या तू हमारा दाम लगाने का काम कर सकेगा? देव, कर सकता हूँ, मूर्ख आदमी बोला। राजा ने अपने धन की रक्षा करने के लिए उस मूर्ख आदमी को अर्धकारक के पद पर स्थापित कर दिया। वह मूर्ख आदमी घोड़े आदि की दाम लगाते समय दाम को घटाकर मन में जैसा आता वैसा दाम लगा दिया करता था। उस पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण वह जो कुछ भी निश्चित करता वही चीज़ों का मूल्य होता था। उस समय उत्तर पथ पका घोड़ों का एक व्यापारी 500 घोड़े लेकर आया। राजा ने अर्धकारक को बुलाकर घोड़ों का दाम लगवाया। उसने 500 घोड़ों का दाम 1 तंडुल नालिका निश्चित किया। घोड़ों के व्यापारी को 1 तंडुल नालिका दे दो कहकर राजा ने घोड़ों को अश्वशाला में भिजवा दिया। व्यापारी सिर पीटकर रोने लगा। 500 बढ़िया घोड़े और उसकी कीमत 1 नालिका तंडुल। 1 नालिका तंडुल मतलब एक पात्र में चावल के कुछ दाने। वह पुराने अर्धकारक के पास गया। सारा समाचार सुनकर बोधिसत्व ने उसकी सलाह दी कि क्या करना चाहिए। उत्तर दिया, उस आदमी को रिश्वत देकर उससे कहो कि हमारे घोड़ों का मूल्य 1 तंडुल नालिका है। यह तो हमें मालूम हो गया। अब हम यह जानना चाहते हैं कि आपसे जो तंडुल नालिका मिली है उसका मूल्य क्या है। क्या आप राजा के सम्मुख खड़े होकर कह सकेंगे कि 1 तंडुल नालिका का क्या मूल्य है? यदि कहे कि कह सकता हूँ तो उसे राजा के पास लेकर जाओ, मैं भी वहाँ जाऊँगा। घोड़े के व्यापारी ने अच्छा कहकर बोधिसत्व को सलाह को स्वीकार कर लिया। उसने अर्धकारक को रिश्वत देकर यह बात कही। रिश्वत पाकर उसने उत्तर दिया, हाँ, तंडुल नालिका का मोल कर सकता हूँ, तो राजकुल चले। कहकर व्यापारी उसे राजा के पास ले गया। बोधिसत्व तथा दूसरे अमात्य भी वहां आ गए। राजा को प्रणाम कर घोड़ों के व्यापारी ने कहा, देव, यह तो मैंने जाना कि 500 घोड़ों का मूल्य 1 तंडुल नालिका है। अब कृपा कर अर्धकारक से पूछे कि 1 तंडुल नालिका का क्या मूल्य है। राजा भीतर के रहस्य को नहीं जानता था। उसने पूछा, अरे अर्धकारक, 500 घोड़ों का क्या मूल्य है? देव, 1 तंडुल नालिका। और उस तंडुल नालिका का क्या मूल्य है? देव, भीतर बाहर सारी वाराणसी। उस समय सारी वाराणसी 12 योजन में फैली थी। उसमें अंदर बाहर 300 योजन का देश था।
उस मूर्ख ने अंदर और बाहर इतनी बड़ी वाराणसी का मूल्य किया 1 टन नालिका। इसके इस निश्चय को सुनकर अमात्य ताली पीटकर हंसने लगे। हम आज तक यही समझते थे कि पृथ्वी और राज्य अमूल्य होते हैं, लेकिन आज मालूम हुआ इतने बड़े राज्य सहित वाराणसी का मूल्य 1 टन नालिका मात्र है। ओ मूल्य करने वाले की प्रज्ञा, इतने समय तक यह अर्धकारक कहाँ छिपे रहे? हमारा राज्य ही इनके योग्य नहीं है। तब राजा ने लज्जित होकर उस मूर्ख को निकाल दिया और बोधिसत्वा को ही पुनः अर्धकारक नियुक्त पद पर नियुक्त कर दिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसका काज उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे। मतलब जो जिस कार्य को उचित है उसे वही कार्य दिया जाना चाहिए। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जातक की अन्य कहानियाँ आपको जल्द ही सुनने को मिलेगी।